Welcome students to EIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 physical education chapter number 10 खेल में परिशिक्षण। तो आज ही क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। इसकी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हुए चलेंगे और अपने हिंदी नोट्स के साथ जैसे हम और चैप्टर्स कवर करते हुए आए हैं इसी तरीके से इसको भी हम कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस चैप्टर को काफी ईजी लैंग्वेज के साथ एंड ब्रीफ नोट्स के साथ। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए पहले हम चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं, यानी परिशिक्षण। परिशिक्षण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि किसी कार्य की तैयारी की दीर्घकालीन प्रक्रिया, उसको परिशिक्षण बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम के करने से पहले एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी गेम को खेलने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, तो हर एक कार्य को करने से पहले यानी दीर्घकालीन प्रक्रिया को ही परिशिक्षण बोला जाता है। ठीक है। खेल में प्रतिभागी की पहचान की अवधारणा, यानी खेल में जो हमारे कैंडिडेट है, प्रतिभागी है, उनकी पहचान की अवधारणा यानी टैलेंट की पहचान किस प्रकार का मतलब है इसका? तो देखिए खेल में प्रतिभागी की पहचान का तात्पर्य भविष्य में सफल खिलाड़ी बनने की क्षमता वाले युवा खिलाड़ियों की खोज से है। ये तो हम समझ गए कि खेल में जो प्रतिभागी की पहचान की अवधारणा किस वजह से हो रही है? टैलेंट की वजह से हो रही है, ताकि वो टैलेंट आगे चल के हमारे देश को प्रेजेंट करे। अब देखिए यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं इसका महत्व क्या क्या है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका महत्व कुछ इस प्रकार है कि पहला तो यह है कि छिपी प्रतिभा की पहचान हो रही है। भाई जो हमारे देश का छिपा हुआ टैलेंट है उसकी पहचान होगी। हम जब तरह तरह के प्रोग्राम्स करेंगे कि यहाँ पर ऑडिशंस हो रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो जो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसमें छिपी हुई टैलेंट की, छिपी हुई प्रतिभा की पहचान होगी। एंड देन भविष्य के संभावित बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज है। कम आयु के प्रतिभावी खिलाड़ियों की खोज से है इसका मतलब। और सही समय पर युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज के कारण खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास एक बेहतरीन टैलेंट आ जाता है, वो भी कम उम्र में, तो वो क्या होता है, वो अपने देश को प्रेजेंट करता है आने वाले फ्यूचर के समय पे। तो यही हमारे कुछ प्रतिभा के महत्व है और ये मतलब है। तो आई होप आप ये समझ में भी आए। सब नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो खेल में प्रतिभा का विकास, यानी खेल में जो हो रहा है हमारा प्रतिभा, उसका विकास का आखिर क्या मतलब है? तो देखो प्रतिभा विकास का तात्पर्य है प्रक्रिया से। ठीक है, आपको याद रखना, प्रक्रिया से जिसके द्वारा प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की क्षमता और कौशल को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन द्वारा अधिक विकसित किया जाता है। प्रतिभा विकास को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ये विकास है। ठीक है, ठीक है, विकास। तो देखो प्रतिभा विकास का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया से जिसके अंदर प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी की क्षमता, उसका कौशल, उसका मोटिवेशन, जितनी भी चीजें आती हैं उस सबको मतलब और ज्यादा रिन्यू किया जाता है, विकसित किया जाता है, मार्गदर्शन दिखाया जाता है और भी कई सारी चीजें होती हैं। अल्टीमेटली इसको क्या किया जाता है? अधिक विकसित किया जाता है जो हमारा खिलाड़ी होता है प्रतिभाशाली। अब इसको 3 चरणों में कैसे डिवाइड कर रखा है? पहला चरण तो ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे अनेक अनेक चीजों से खेलते रहते हैं ना, मनोरंजक चीजें हुई, कोई गुड्डा हो गया, कोई गुड़िया हो गई, ट्रेन हो गई, हाथी, घोड़े, इन सब चीजों से जो बच्चे खेलते हैं उसे बोलते हैं पहला चरण। यानी कि इस चरण में बच्चे केवल साधारण परंतु मजेदार और मनोरंजक गतिविधियों में लगे रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरे चरण में आ जाइए। इस चरण में बच्चे खेल संबंधी गतिविधियों को शुरू करते हैं। यानी कि अब जो ये दूसरा चरण आ रहा है हमारे पास, इसमें क्या होता है, बच्चे अपनी खेल संबंधी गतिविधि शुरू करते हैं। जैसे साइकिलिंग हुआ, रेसिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जो कुछ भी हुआ उसमें खेल संबंधी प्रशिक्षण यानी खेल संबंधी गतिविधियों को शुरू कर देते हैं। और इस चरण के अंदर जो हमारे बच्चों के शिक्षक होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, वो पहले स्तर के मुकाबले ज्यादा विकसित होते हैं, ज्यादा कुशल होते हैं। ठीक है, ये भी सब बताया गया है। जाहिर सी बात है जो प्ले स्कूल के टीचर्स होंगे वो तो इतना नहीं बताएंगे ना, और आता भी होगा तब भी नहीं बताएंगे उन्हें, क्योंकि अभी उनकी उम्र भी नहीं है। तो यहाँ पे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अब उसे टीचर ही बढ़िया मिल जाता है कि नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरीके से। ठीक है, तीसरे चरण में आ जाइए। तीसरे चरण का अंदर ये मतलब ये होता है कि वह चरण होता है जिसमें बच्चा चुने हुए खेल पे पूर्ण निपुण हो जाता है और इस चरण को पूर्णतः भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने अगर फुटबॉल चुना था तो फुटबॉल चुनने के बाद वो उसमें एक्सपर्ट हो गया, यानी कि उसकी सब चीज उसको आ गई, सब चीज वो एक्सपर्ट है फुटबॉल गेम पे, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सभी चीजें आती है उसको, यानी कि जो खेल उसने चुना वो उसमें निपुण हो गया। इसको बोलते हैं तीसरा चरण और इस चरण को पूर्णतः का चरण भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे प्रतिभा का विकास का इंट्रोडक्शन था और इसके 3 चरण। स्टूडेंट, अब हमारे पास टॉपिक आता है खेल में परिशिक्षण चक्र। तो इसके बारे में हम समझने वाले हैं, यानी ट्रेनिंग साइकिल के बारे में। तो खेल में परिशिक्षण चक्र का तात्पर्य है प्रशिक्षण सत्र की विभिन्न विधियां जिनसे गुजरकर
खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन में उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है उसको हम खेल में प्रशिक्षण बोलते हैं। यानी कि हमने देखा कि किसी भी कार्य को करने से पहले जब उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एग्जाम करने से पहले एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी कंप्यूटर चलाने से पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको कोर्स करते हैं, तो इसी तरीके से जब हम खेल खेलने से पहले कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी का तात्पर्य खेल में प्रशिक्षण चक्र से है। अब वो चक्र 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, पहला माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल एंड मैक्रोसाइकिल। इनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं माइक्रोसाइकिल के बारे में। तो माइक्रोसाइकिल सबसे छोटी अवधि के प्रशिक्षण चक्र होता है। ये सबसे छोटी अवधि का ये बनाया जाता है, ये सिर्फ 1 सप्ताह का बनाया जाता है, इसलिए इसको साप्ताहिक चक्र भी कहते हैं। और ये तब बनाया जाता है जब प्रतियोगिता के लिए बहुत ही ज्यादा कम समय बचता है, तब इसको तैयार किया जाता है। किसको? माइक्रोसाइकिल चक्र को। इसको 1 सप्ताह के लिए बनाया जाता है, इसके लिए इसको साप्ताहिक सत्र भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से हम मूव करते हैं अपने मेसोसाइकिल की तरफ कि आगे इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसी तरीके से हमारे पास आता है मेसोसाइकिल। तो मेसोसाइकिल क्या है? तो देखिए ये 3 से 4 माइक्रोसाइकिल के मिलाकर एक मेसोसाइकिल का निर्माण होता है। यानी अभी हमने पढ़ा कि माइक्रोसाइकिल के अंदर जितनी भी अवधि आ रही है वो 3 से 4 जब मिलती है तब एक मेसोसाइकिल का निर्माण होता है। इसका मतलब यह है कि मेसोसाइकिल आमतौर पर 3 से 4 सप्ताहों का होता है, क्योंकि माइक्रोसाइकिल कितने का होता है? मुश्किल से 1 सप्ताह का, इसलिए उसको साप्ताहिक साइकिल भी बोलते हैं। और मेसोसाइकिल प्रशिक्षण का एक विशेष ब्लॉक होता है जो विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये था हमारा मेसोसाइकिल। अब इसी तरीके से मैक्रोसाइकिल आता है। ये चक्र सबसे लंबी अवधि का होता है, यानी कि ये जो चक्र होता है ये मेसोसाइकिल से ही बड़ा होता है, मैक्रोसाइकिल से ही बड़ा होता है, ये माइक्रोसाइकिल से ही बड़ा होता है। ये चक्र जो होता है वो लगभग साल भर का होता है, ये आपको याद रखना है। सहन क्षमता, इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर शक्ति, लचक, सहन क्षमता और गति इत्यादि को विकसित किया जाता है। मैक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की वार्षिक योजना साल के सभी 52 सप्ताहों में विभाजित होती है। तो ये होता है हमारा मैक्रोसाइकिल। जब हमारे पास बहुत लंबा समय हो प्रतियोगिता के लिए तब इसको निर्माण किया जाता है इसका, ताकि हम अपनी चीजों को, अपनी शक्ति को, सहन शक्ति को और लचक को, डिफरेंट चीजों को अपने मतलब बढ़िया कर सकें, ताकि हम अपनी प्रतियोगिता में बढ़िया परफॉर्मेंस दें। इसी तरीके से हमने मेसोसाइकिल पढ़ा। मेसोसाइकिल क्या होता है? बेसिकली 3 से 4 सप्ताहों का होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक विशेष गोल पे ही फोकस किया जाता है कि अब हमें वो अचीव करना है, इतने नंबर लाने हैं, ये करना है, वो करना है, इस तरीके से। और माइक्रोसाइकिल जो होता है वो एक सप्ताह का होता है। वो तब निर्माण किया जाता है जब हमारे पास किसी भी प्रतियोगिता के लिए बहुत ज्यादा कम समय बचा होता है। तो ये थे हमारे कुछ 3 चक्र। और आज की क्लास के अंदर हमने देखा इतना कि सारे चक्र देखे हमने, इंट्रोडक्शन देखा, जो जो महत्व था वो सब चीज़ देखी। सो आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। बट किसी भी टॉपिक के अंदर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अदरवाइज आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें बचती हैं जो हमने पढ़कर आए हैं, जैसे कि शक्ति हुआ है ना, शक्ति हुआ, लचक हुआ, सहन क्षमता और गति, इन सभी को खोल के बता रखा है, यानी विस्तार में बता रखी चीज़ें कि शक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सहन क्षमता में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके बाद काफ़ी ईजी होने वाला है हमारा चैप्टर। यहां तक थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो आई होप आपकी कोई डाउट नहीं बचा होगा। यहां तक आप रिव्यू कर लीजिएगा, नोट्स लिखे हैं तो वो पढ़ लीजिएगा घर पे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, और जो ये छोटी छोटी चीजें हैं उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे और बढ़िया तरीके से हिंदी नोट्स के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।